everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं फ्रॉम PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं एंड इनके जो रीजंस होते हैं, इनके जो आंसर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। आई नो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, पर जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, आप लोग खुद PYQs उठा के देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं पर से आएंगे और इस साल भी यहीं पर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। दो चैप्टर्स हैं, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों को ही हम कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? अब देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, यानी कि अगर +2 नहीं हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अभी भी हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2। ठीक है, तो यानी कि हम एटॉमिक नंबर यहां पर से आसानी से निकाल सकते हैं ना। आर्गन का कितना होता है? 18, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं टोटल? तो 4 + 2 यानी कि 6 है ना। तो कितना आ गया ये? इट इज 24। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ इज 3d9। ठीक है, जबकि Cu+ का है 3d10। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? यूजुअली तो हमें पता है कि जब हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा 3d9 है और Cu+ में हमने कहा 3d10 है, यूजुअली तो हम कहते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बट यहाँ पे दिस इज नॉट मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि जो हमारा Cu2+ आयन होता है ना, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं, हमने यूजुअली तो पढ़ा है कि जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कह देते हैं कि ज्यादा स्टेबल है, बट ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में जो हमारा Cu2+ है वो ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu2+ इज मोर स्टेबल। कई बार पूछा भी जाता है क्यों, तो आपको बताना है बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब रीजन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, देख लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज, यानी कि ये अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं? एक अच्छा कैटलिस्ट क्या होता है? जो अपनी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करे और यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रिएक्टेंट्स का। फिर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि हमारे ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये बनाते हैं इंटरमीडिएट। तो जो कंपाउंड, जो भी एलिमेंट आसानी से बना देगा इंटरमीडिएट, वो अच्छा कैटलिस्ट होगा। तो विच मीन्स ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अच्छे कैटलिस्ट इसलिए हैं क्योंकि दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और आसानी से क्या बना देते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही होते हैं। और हमें पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ये एग्जिबिट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारे जो इंटरमीडिएट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग रिएक्शंस में, वो ये आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 वर्ड में कहूं, क्योंकि हमें पता है कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ क्या क्या मेंशन करना है कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या बना देते हैं? इंटरमीडिएट। और कैटालिटिक बिहेवियर कैसे होता है ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये 2 चीजें तो आपको जरूर मेंशन करके आनी है। ठीक है, चलो फिर है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज है वो क्या होता है? सिमिलर। अगर इनका सिमिलर साइज है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी तो सिमिलर होंगी ना। तो कैसे आप सेपरेट कर पाओगे? तो आप लिखोगे क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है तो इनका साइज सिमिलर है, साइज सिमिलर है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, या फिर जो हमारा मरकरी है वो लिक्विड क्यों होता है, या फिर किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? रीजन सबका सेम होगा। तो ये सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि
इन तीनों की अगर हम बात करें, ये एंड एलिमेंट होते हैं तीनों ही ट्रांजिशन सीरीज के, जिसकी वजह से इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D10, यानी कि जो हमारा डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, अगर इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विच मीन्स यहाँ पे इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी बहुत कम है, जिसकी वजह से इनका जो मेटालिक बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था वो नहीं है स्ट्रॉन्ग। मेन रीजन क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है। ठीक है, तो विच मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। हमने कहा मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिस वजह से सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम एनर्जी देने पे ही बॉन्ड टूट जाएगा, यही तो होता है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Ti3+ जो है कलर्ड है, जबकि Sc3+ कलरलेस है। अब ये क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए, आपको याद रखना है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑब्वियसली डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा ना। हमने देखा है कि हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी सेम एनर्जी है। पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हमने पढ़ ली है कि हमारे पास क्या होता है, डी ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई तो ये 3 तो नीचे रह गए यानी कि इनकी एनर्जी कम है, ये 2 ऊपर चले गए यानी कि इनकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो विच मीन्स जो इलेक्ट्रॉन नीचे होगा अगर ये अनपेयर्ड है तभी ये ऊपर जाएगा ना, यानी कि डी ट्रांजिशन होगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये शो करेगा। अब ये पॉसिबल तभी है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जब मैं बात करती हूँ Ti3+ की, पूरा आप कॉन्फ़िगरेशन लिख भी सकते हो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कलर दिखाएगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलेगी, वो ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो शो करेगा। जबकि मैं Sc3+ की बात करूं तो Sc3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बेचारे के पास जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लो आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे बेचारे के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, एक्स्ट्रा, ये तो स्टेबल है ना अपना, ये तो नोबल गैस है, ये तीनों के तीनों ही चले गए, तो इसके पास डी ऑर्बिटल में, कोई भी डी ऑर्बिटल में या पूरे डी सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन ये कहां से दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो बस ये रीजन आपको लिखना है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे डी सबशेल में। ठीक है, चलो Cr2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमें पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cr2+ क्या करेगा, Cr3+ में चेंज होगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस को मैं कहती हूँ ऑक्सीडेशन। तो विच मीन्स अगर इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जा रहा है यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाल क्यों रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +3 क्यों, आप देख लेना करके, या तो इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी रीजन में आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, या फिर जो हम ये देख रहे हैं ना कि स्प्लिटिंग हो रही है इसमें ये हाफ फिल्ड होना चाहिए। ये कौन सा होता है, T2G, ये कौन सा होता है, Eg। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा T2G है वो हाफ फिल्ड है, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी मोर स्टेबल ना, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्शन ही नहीं हो रहा है, इनका रिपल्शन नहीं होगा ना। रिपल्शन कब होता है, जब पेयरिंग होगी, क्योंकि सेम एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद द ऑपोजिट स्पिन, रिपल्शन तो वहां पे होगा ना, यहाँ पे तो कोई पेयरिंग ही नहीं है, सो दिस इज मोर स्टेबल। समझ में आया, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। How is variability in oxidation state of transition metals different from that of the p block element? देखो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की जो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख ली है ना। हमने कहा ये +2 भी दिखाते हैं, +3, +4, +5, इवन ये +7 तक चला जाता है। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, भले ही आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं बता देती हूँ, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो वहां पे जो डिफरेंस होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब मान लो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट है +2,
तो दूसरी +3 नहीं होगी, +4 होगी, फिर +6 होगी। मान लो +3 है एक ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर +4 नहीं होगी, +5 होगी, +7 होगी, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आ रहा है, +2 का, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +1 का। तो ये डिफरेंस रहता है बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है +1 का है, यहाँ पे +2 का है। ठीक है, चलो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि Cu2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है, जबकि इसकी कम होती है, तो ये कम स्टेबल होता है। ठीक है, चलो फिर है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर्ड टू लैंथेनॉइड्स। बिल्कुल, जो हमारी केमिस्ट्री है एक्टिनॉइड्स की वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड्स में हम लोगों ने देखा मैक्सिमम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसका डीके हो जाए। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता। तो भाई स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। जबकि अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक प्रोमीथियम ही है जो कि रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव है ही नहीं। तो उनकी स्टडी इज मच इजियर एज कंपेयर टू द एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एलिमेंट्स हमको गिवन है, जो हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज है, ये पूरी आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, राइट द एलिमेंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को हम नहीं रिगार्ड करते हैं। तो यहाँ पे से आंसर क्या होगा? जिंक। और रीजन क्या होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जिंक होता है उसके पास है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। हम ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उसी को कहेंगे जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो फोर्थ एलिमेंट होता है हर सीरीज का, कोई भी आप डी ट्रांजिशन सीरीज ले लो, जो फोर्थ एलिमेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, यानी कि उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? क्रोमियम का होता है। दैट इज आवर फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, चलो राइट द एलिमेंट विच कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। तो हमने देखा कॉपर है ना, तो ये Cu+ बना सकता है, और कोई +1 नहीं दिखाता है। ठीक है, चलिए विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा Mn3+ है ना, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, और ये Mn2+ में चेंज हो जाता है। यानी कि प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन का। तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये आखिरकार +2 क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, ये +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। हमने वही कहा ना, अगर कोई भी रिएक्शन होती है ना तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी ना, जब प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो Mn3+ Mn2 में चेंज होना चाहता है। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल। और ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? सोचो, ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहा है ना, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जा रहा है इसका? इतना, क्योंकि 4s के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने निकाल दिए। जबकि यहाँ पे 3+ में क्या हो जाएगा? 3d4। 3d5 इज मोर स्टेबल ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाफ फिल्ड है। जबकि 3d4 में तो हाफ फिल्ड नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो d वाले में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यानी कि 5 उसका आधा है। सो दिस इज हाफ फिल्ड, सो दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये ही सारे रीजंस होंगे। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने पहले से नहीं करा है, यू डू नॉट नो द रीजन, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ठीक है, आप प्रॉपरली उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड देन यू सी कि भाई आखिरकार इसमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, या जो T2G वाला है वो हमारा हाफ फिल्ड है, या क्या है? सो अकॉर्डिंगली आप खुद से भी बता सकते हो। ठीक है, चल अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों ये बनाते हैं? क्योंकि जो हमारे पास NS और N-1D है,
ठीक है, ये दोनों की ही क्या है, सेम एनर्जी है। ठीक है, अब क्योंकि इनकी सेम एनर्जी है तो बेसिकली हमारे पास ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। ठीक है, कि हमारे पास जो लिगेंड है वो क्या कर सके, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट कर सके, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। मोस्टली यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे नहीं होता है, मोस्टली इसी वाले में होता है। तो इनके पास क्या है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, मेन रीजन वैसे ये वाला लिखना, ये वाला जो रीजन है ये आपका आना चाहिए आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मत मेंशन करना। अगर पूछा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना रहे हैं तो आप यही वाला मेंशन करना, क्योंकि इनके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि जो लोन पेयर हैं फ्रॉम द लिगेंड उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों एग्जिबिट कर रहे हैं, तब आप ये मेंशन कर सकते हो, क्योंकि भाई इन दोनों के पास क्या है, सेम एनर्जी है, तो विच मींस ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पर फिलहाल यहाँ पे यही वाला रीजन आप लिखना, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला। ठीक है, चल What happens when lanthanum is heated with sulfur? तो सल्फाइड बना देगा। ठीक है, जो भी लैंथेनम है हमारा, ठीक है, Ln3+ ये शो करता है, +3 ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल रहती है। ठीक है, जितने लैंथेनॉइड्स हैं उनकी भी। सल्फर क्या होता है, H2-, तो यानी कि ये Ln2S3, ठीक है, लैंथेनम सल्फाइड यहाँ पे बना देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक्सप्लेन वाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग वाइल दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, इवन दो दोनों का ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है जब हम बात कर रहे हैं Cr2+ की, तो ये रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज Cr3+। और क्यों, क्योंकि इस केस में क्या है, T2G हाफ फिल्ड है ना, जबकि जब मैं Mn3 की बात कर रही हूं तो ये Mn2+ में ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जब ये Mn2+ में जा रहा है तो जो हमारा डी ऑर्बिटल है पूरा, जब हम उसको देख रहे हैं ना, तो वो हाफ फिल्ड रह रहा है। तो जहां पे जो चीज ज्यादा प्रेफरेबल होगी वही चीज होगी। तो हमने कहा यहाँ पे तो T2G हाफ मिल रहा है, जबकि ये जब चेंज हो रहा है Mn2+ में तो हमें पूरा जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड मिल रहा है। सो ऑब्वियसली दिस वुड बी मोर स्टेबल, जबकि यहाँ पे दिस वुड बी मोर स्टेबल। तो इसीलिए ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा है, इसीलिए ये अच्छे मेटल्स भी हैं और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी यूजुअली ज्यादा होता है। ठीक है, Ce4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो ये जो हमारा Ce है ये किस में आता है, लैंथेनॉइड में आता है ना। लैंथेनॉइड्स जितने भी हैं उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। ठीक है, तो विच मीन ये चेंज होना चाहता है +3 में, जिसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि प्रोसेस कौन सा हो गया, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुआ है तो खुद क्या होगा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, विच मींस आप समझ गए होंगे, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल इन दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए जी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ट्रांजिशन मेटल जो है एलॉय बना रहे हैं, जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो एलॉय क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनका साइज बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका साइज सिमिलर है तो एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का, यही तो एक एलॉय होता है ना। तो अगर मुझे चाहिए कि दो मेटल्स जो हैं आपस में मिल जाएं, ठीक है, और एक नया कंपाउंड बनाएं जिसको मैं एलॉय कह रही हूं, तो इनका साइज सिमिलर होना चाहिए ना, तभी तो। अगर मान लो इस वाले एटम का साइज इतना है और यहाँ दूसरा मेरा एक मेटल है जिसका साइज इतना है, तो ये आपस में कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इतने बड़े बड़े एटम्स हैं, यहाँ पे इतने छोटे छोटे एटम्स हैं, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। अगर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये एक अच्छा एलॉय नहीं बना पाएगा। जबकि अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की बात करूं, मैंने कहा साइज बहुत सिमिलर है, ठीक है, अगर इसका इतना है तो इसका इतना है, तो क्या कर सकते हैं, इसके जो एटम हैं इनको इजिली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो विच मीन्स एलॉय बन गया। ठीक है, चलो फिर है Mn2O3 बेसिक है जबकि Mn2O7 एसिडिक है। देखो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, जबकि यहाँ पे मैं देखूं कितनी है, +7 है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2- ही रहेगा। अब जब भी हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो हमें मेटालिक बिहेवियर देखने को मिलता है। और आपको पता है जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक।
ठीक है। तो विच मीन्स आप रीजन क्या बताओगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, विच मीन्स मेटालिक कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑक्साइड कैसी है, बेसिक है, जबकि यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, तो विच मीन्स ये ऑक्साइड एसिडिक हो जाएगी। ठीक है। EU2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, अब मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है, अब ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा होगा, है ना, समझ गए होगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे बहुत सारे आयन्स हमें दिए गए हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द आयन जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हमने देखा था ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, Cr3+ में। और क्यों हो रहा है, रीजन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वापस से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अनस्टेबल कौन सा होगा, हमने कहा ये तो क्या था, ज्यादा स्टेबल था, रीजन इसका भी डिस्कस कर लिया है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, हमने कहा ये, क्यों होगा, क्योंकि ये Mn2+ में चेंज हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Give reasons for the following transition metal show variable oxidation state। अभी मैंने बताया था अगर variable oxidation state पूछा गया तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हमारे पास NS और N-1D ये दो अलग अलग सबशेल है ना, ये वाली सबशेल और ये वाली जो सबशेल है इनमें ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे एक ही है, तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली इन सबकी क्या है, सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, विच मीन्स बॉन्डिंग में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, तो +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो +3 भी हो रही है, +4, +5, सो एंड सो। ठीक है, चलो फिर है ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कमेंट्स में मुझे आंसर बताओ वापस से। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर, क्योंकि देखो जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मोस्टली वो क्या होता है, वो होता है 3d10 4s1, ये हमने पढ़ा है ना। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो हमारा D सबशेल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, सो दिस इज मोर स्टेबल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 2+ से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि देखो जब ये +1 दिखाएगा तो हमने कहा ये चला गया, ठीक है, फिर जब +2 ये दिखा रहा है तो हमने कहा एक यहां से गया एक यहां से गया, है ना, तो Cu+ में मोस्टली हमें 3d10 देखने को मिल रहा है और Cu2+ में हमने कहा हमें 3d9 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा यानी कि अगर आपको +3 शो करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो जाएगा, पर क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा Cu2+ क्या है, इट इज वेरी मच स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस स्टेबल को, क्योंकि ये उतना स्टेबल नहीं है ना, तो बेसिकली स्टेबल को अनस्टेबल में आप चेंज कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। तो ये यही पर तक दिखाता है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर इट। ठीक है, Cu2+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। फर्दर अगर आपको उसको और चेंज करना है और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की फिर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आउट ऑफ दिस ओनली ये क्यों कलरलेस है, क्योंकि अभी डिस्कस कर लिया था बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी सबशेल में, जबकि हम औरों को देखेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कलर्ड होंगे और ये हमारा क्या है, कलरलेस है। ठीक है, ये हमारा ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। अब ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो जो ये कीवर्ड्स है ना, अगर तुम लोगों को कुछ नहीं भी आता है, तुम्हें लैंथेनॉइड से रिलेटेड कोई सवाल दिख गया, तुमने वहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेंशन कर दिया, ठीक है, कीवर्ड मेंशन करा है, तो तुम्हें मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन में लिख के आ जाना, क्योंकि मे बी उसमें कुछ रीजन अलग हो, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने आज तक नहीं प्रैक्टिस करा बट यू सी कि इट इज रिलेटेड टू लैंथेनॉइड्स, तो कुछ नहीं लिखने से अच्छा है वहां पे कीवर्ड्स मेंशन करके आ जाना कि मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में अभी मैंने इतने सारे तुम लोग को कीवर्ड्स बताए हैं, ये सब अगर तुम मेंशन करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये आखिरकार ज्यादा बेसिक क्यों होता है एज कंपेयर टू दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने कहा लेफ्ट से राइट हम जब जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इस साइड को जब हम जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इसका साइज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, जबकि जब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड को तो जो हमारा साइज है दैट इज बेसिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो साइज डिक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चलो Why lanthanoids cannot be easily separated, ये भी ऑलरेडी बता दिया है, रिपीट नहीं कर रही हूं, ठीक है। Why does this and this exhibit almost identical atomic radii, इसका रीजन भी क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो हमारा ZR एंड HF है, ठीक है, देखो इसका कितना है 40, इसका कितना है 72, विच मीन्स ये सेम ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अगर ये सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो होना क्या चाहिए, ऊपर से नीचे जब मैं जाती हूँ एक जनरल जो हमें पता है प्रॉपर्टी वो क्या होती है कि हमारे जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो यानी कि साइज भी बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, पर इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैसे तो हमारा साइज डिक्रीज ही करता है, पर क्योंकि जो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी घटिया है, तो हमारा जो साइज है वो क्या हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड है तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह ही नहीं रहे हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक इतने सारे पढ़ लिए हैं यार, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, एलॉयज बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, सो एंड सो, ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सो इट इज n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी नहीं वॉलेटिलिटी, ठीक है, यानी कि वो इजिली इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो हमारे गैशियस फॉर्म में इजिली चेंज नहीं होगा। सो वो होता है मैंगनीज। एनीवे ये तीनों आपको पता है, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा वीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन नहीं दिखाता है, ये तो दिखाता है, ये भी, ये नहीं दिखाता क्योंकि इसमें अभी हमने देखा ये सिर्फ +3 ही दिखाता है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं दिखाता, ठीक है। Why MnO is basic जबकि ये एसिडिक है, अभी बताया है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन, ठीक है, डाइवेलेंट यानी कि ये M2+ टाइप का होगा, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है। तो आर्गन का कितना होता है, इसका 18 होता है, तो अब मुझे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, बट 8 नहीं 6 ही करने पड़ेंगे क्योंकि 2+ हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकले होंगे, तो यानी कि 3d6 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 3d6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2, है ना। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड कितने हैं, 4 ही है ना, तो n कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 × 4 + 2 2√6 आ जाएगा, इतना बोहर मैग्नेटॉन। वैल्यू लर्न है तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो, यहीं पे छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, तो आपको पता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल की मैं बात करती हूँ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है 0, तो मुझे निकल की निकालनी है ना, तो x+4 * ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, तो इसकी हो जाएगी 0। ओवरऑल भी क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 0। अगर आप FeCO5 इसकी भी बात करोगे, इसमें भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे A, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ व्हाइट PPT अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको 1 शॉट में कराए हैं। तो बेसिकली AgCl का PPT तो तभी बनेगा ना जब ये Ag+ जो है Cl- के साथ जुड़ेगा, यानी कि जो Cl- है वो फ्री होना चाहिए, वो एज अ लिगेंड एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो देखो Cl लिगेंड के तौर पे है, यहाँ पर भी Cl फ्री कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा आपको पता है ये तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और 3 Cl- यहाँ पे बनेंगे, तो यहीं पे Cl- फ्री हो पा रहा है, बाकी सब में
वो लिगेंड के अंदर ही बैठा रहेगा, ठीक है। तो विच मीन्स कहाँ पे मिलेगा आपको AgCl का पीपीटी, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है जी। चलो, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्राइएमीन नाइट्रीटो, अच्छा एक सेकेंड, ट्राइएमीन ट्राई नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट, ठीक है। ट्राइएमीन यानी कि NH3 कितने होने चाहिए, 3। फिर लिखा है ट्राई नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ क्या होता है, ONO, नाइट्रीटो N क्या होता है, NO2, ठीक है। तो ONO इसको लिखेंगे, ये भी 3 है। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, और +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल इसमें +3 ही आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये होना चाहिए, देख लो कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो NO2 लिख दिया, विच इज रॉन्ग, नाइट्रीटो O लिखा है, तो ONO ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ONO2 लिख दिया, गलत हो गया, यहाँ पे NO2 लिख दिया, ये भी गलत, ठीक है। फिर क्या है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस। देखो, जब ये आयनाइज होगा तो मैंने कहा जो कॉम्प्लेक्स है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इस पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, ये एक आयन बन गया कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे 2 Cl- बनेंगे, तो 2 ये हैं प्लस एक पूरा ये भी तो आयन है ना, तो विच मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे टोटल वी विल हैव 3 आयंस, तो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप यार दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितने डोनर एटम्स है। तो यहाँ पे देखो, इफ वी टॉक अबाउट दिस लिगेंड, ठीक है, तो ये जो हमारा लिगेंड है ना, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है, विच मीन्स इस सिंगल के पास 2 डोनर एटम है, ठीक है। तो विच मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 3 है और एक के पास 2 लिगेंड्स है, सॉरी एक के पास 2 डोनर एटम्स है, तो टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 6। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसका आखिरकार फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले वी हैव टेट्राएमीन, ठीक है, तो एमीन विच इज NH3, टेट्रा यानी कि 4, एंड फर्दर एक्वा तो विच मीन्स H2O पानी है, देन इज क्लोरिडो सो इट विल बी Cl, कोबाल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कोबाल्ट, देन क्लोराइड, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब देखो, ये पूरा मॉलिक्यूल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, ठीक है, इसकी भी हो गई 0, इसकी कितनी होती है, -1। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसकी वजह से इसकी +1 आएगी, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम और होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे 2 है तो ये आयनाइज होगा, तो इस पे 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ये -1 उधर जाएगा, तो टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो पहले 1 शॉट जाके देख लेना जिसने नहीं देखा है, ठीक है। भले ही 2x स्पीड में देखो, पर देखना जरूर, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है, सब मैंने रूल्स वहां पे पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये होना चाहिए, देख लो कहाँ पे है, दिस, ठीक है, तो ए करेक्ट हो गया। ये यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे Cl3 आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH3 2 हो गया, विच इज रॉन्ग, टेट्राएमीन है, तो ये भी गलत है, और ये भी ऑब्वियसली गलत है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the complex compounds gives 2 mole of AgCl on reaction with this, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CO NH3 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl3, ठीक है। यहाँ पे देखें तो CO NH3 5 एंड एक Cl अंदर आ जाएगा एंड 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CO NH3 4 एंड यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, एक Cl बाहर, ठीक है। तो हमें बताना है कहाँ पे से 2 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, तो भाई यहाँ पे 2 है ना क्लोरीन, तो जब रिएक्शन होगी तो 2 AgCl मिलेगा, यहाँ पे 3 AgCl मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ 1 AgCl मिलेगा, तो विच मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, crystal field splitting energy for octahedral and tetrahedral complexes is related as, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि जो एनर्जी होती है हमारे टेट्राहेड्रल वाले में, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, दैट इज 4/9 टाइम्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होती है। और ये वैल्यू कम क्यों होती है इसके लिए, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिगेंड्स हैं और यहाँ पे जबकि 6 लिगेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन विद एग्जांपल पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे है ना, अभी मैंने आपको एक डाइडेंटेट वाला पढ़ाया है ना, विच इज EL,
क्या होता है ये? इथाइलिन डायमीन। वैसे ही पॉली की जब मैं बात करूं, पॉली का मतलब है कि बहुत सारे, तो जब हमारे पास 3 या फिर उससे ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं एक ही सिंगल लिगेंड में, तो उसको हमें पॉलीडेंटेट लिगेंड कह देते हैं। जैसे कि EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में हेक्साडेंटेट है, यानी कि इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं एक सिंगल लिगेंड में ही, ठीक है। उसके बाद है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? एक ही तरीके के, यानी कि जो अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था ना ये वाला, तो ये क्या है? एक होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक ही तरीके का लिगेंड उसमें मौजूद होगा। अगर इसके अलावा दूसरा कोई भी लिगेंड आ गया, मान लो एक ही में H2O भी एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है, क्लोरीन भी या फिर EN भी, तो विच मीन्स वो क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे भी देखो, इन दोनों में एक ही तरीके का लिगेंड है ना, 4 CN ही है, 6 H2O ही है, यानी कि ये भी क्या है? ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे फिलहाल हमें क्या करना है? IUPAC नेम और हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अच्छे तरीके से सुनो, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो बहुत इजी है, ठीक है। 4 है CN, यानी कि इसके लिए क्या आ जाएगा? टेट्रासाइनो। अब देखो ये क्या है? एक एनायनिक स्पीशी है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पे हम निकल नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? निकलेट। तो ये हो गया टेट्रासाइनो निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, एंड दिस इज एन आयन, तो आपको यहाँ पे आयन भी लिखना पड़ेगा। सो टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन हो गया इसका नाम, ठीक है। इधर पे आ जाओ, तो ये है 6, तो ये हो गया हेक्सा एक्वा, क्योंकि पानी है ना, तो हेक्सा एक्वा। अब यहाँ पे मैं आयरन ही लिखूंगी, क्योंकि ये क्या है? एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 2। ये भी एक आयन है, तो इसके लिए भी हमने आयन लिख दिया। तो हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन हो गया इसका नाम। हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बताते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। तो सबसे पहले तो जिसको याद नहीं है याद कर लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो देखो CN क्या होता है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, वो करा देगा पेयरिंग, ठीक है। अगर पेयरिंग हो गई तो विच मीन्स अंदर वाला भी एक खाली होगा। अब देखो ये क्या है? पहली बात, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हमें पता है टेट्राहेड्रल में 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3d और dsp2, ठीक है। sp3 कब होगा? जब होगा आपके पास कोई वीक लिगेंड, यानी कि उसने पेयरिंग नहीं कराई, तो अंदर का जो D वाला है एक ऑर्बिटल, वो खाली नहीं है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसने क्या करा दिया? पेयरिंग करा दी। अगर पेयरिंग करा दी तो विच मीन्स अंदर का D वाला खाली हो जाएगा, तो क्या होगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो इधर पे क्या आ गए हैं हम? अब हम आ गए हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहाँ भी 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3d2 और d2sp3। अगेन आपको देखना है लिगेंड कैसा है। तो H2O होता है एक वीक लिगेंड। वीक लिगेंड भैया पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराई तो अंदर का तो कोई खाली ही नहीं हुआ, तो यानी कि बाहर वाला d ऑर्बिटल ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d2। समझ में आ गया? चलो, अगर यहाँ पे मान लो CN होता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, तो वो पेयरिंग करा देता, तो अंदर वाले खाली हो जाते, तो उस केस में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, ठीक है। चलो, आउट ऑफ दिस एंड दिस कौन सा जो है डायमैग्नेटिक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वापस से आपको वही चीज करनी है। देखो कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो ये आप कोई सा भी हैलोजन ले लो, ये हमेशा हमारे वीक होते हैं, और ऑक्सलेट ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विच मीन्स पेयरिंग करा देगा, ठीक है। पेयरिंग करा दी तो क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं। तो डायमैग्नेटिक कौन सा होगा? यही तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। समझ गए? ओके। यहाँ पे देखो ये क्या है? वीक, इसने पेयरिंग नहीं कराई, पेयरिंग नहीं कराई तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचे हैं, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो जहां पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जहां भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ही हमारा हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमेशा हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? ये है वीक। हमने कहा इसने पेयरिंग नहीं करी, अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा तो अंदर वाले तो खाली हैं ही नहीं,
तो बाहर वाले ही मुझे यूज करने पड़ेंगे, यानी कि इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो विच मीन्स ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा, क्योंकि इसने कर दी है पेयरिंग कर दी तो अंदर वाले खाली हो गए, तो अंदर वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। फिर देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हमने कहा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसने पेयरिंग कर दी है, पेयरिंग कर दी तो देखो मान लो ये 3 है मेरे पास, इन तीनों में हो चुकी है पूरी पेयरिंग। अगर पूरी पेयरिंग हो चुकी है तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन इधर पे क्या खाली दिख रहा है? कोई आपको यहाँ खाली दिख रहा है? नहीं ना, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, तो ये ही तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने कहा ये तो वीक है, इसने पेयरिंग करी ही नहीं, पेयरिंग नहीं करी तो विच मीन्स हमारे पास अनपेयर्ड बचे हुए हैं। तो यहाँ पे तो इनकी हाई स्पिन है ना, यहाँ पे तो बेचारे एक के स्पिन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कोई स्पिन हो ही नहीं रही है, यहाँ पे स्पिन है क्योंकि ये अनपेयर्ड है। समझ में आ गया? और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको लॉजिक बताया है वो आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। चलो इसका नाम क्या होगा? तो 6 है, तो 6 के लिए हमने कहा टेट्रा नहीं हेक्सा, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा एमीन निकिल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पे 2 एंड क्लोराइड, ठीक है, यही होगा इसका नाम। यहाँ पे देखो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पोटेशियम, 6 है तो हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? इस पे 3 का चार्ज आएगा, यानी कि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे हमें फेरेट लिखना पड़ेगा, आयरन नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इसके नाम में क्या आता है? ये जो EN है, मैंने कहा इथाइलिन डाइएमीन, डाई आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप 3 के लिए ट्राई यूज नहीं करोगे, क्या यूज करते हैं? ट्रिस, तो ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। कोबाल्टेट यूज नहीं करोगे क्योंकि कैटायनिक है, 3 एंड दिस इज एन आयन, तो यहाँ पे आ गया आयन, ठीक है। चलो फिर डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो इट इज बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस। हमारे पास जब स्प्लिटिंग हो रही है, हम कह रहे हैं कि हमारे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं 5, वो स्प्लिट हो जा रहे हैं, है ना, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, इसको हम T2G कह रहे हैं, इसको हम EG कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, बेसिकली इट इज द एनर्जी जो कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी सो दैट वो ऊपर जंप कर सके, ठीक है। सो दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4। अगर हमारे पास डेल O क्या है? बेसिकली द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ओनली, दिस इज लेस देन P। देखो अगर ये वैल्यू कम है, लॉजिकली समझो, D4 का मतलब क्या है? 2 तरीके पॉसिबल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 1 ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है? यहीं पे पेयरिंग हो गई, है ना, 2 चीज पॉसिबल है। अगर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये कम है, तो विच मीन्स इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आप कहोगे T2G3 EG1, ये होगा। अगर मान लो दिया गया कि आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, तो बता दो, तो उस केस में क्या होगा? देखो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाया ना, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है, ऊपर जा ही नहीं पाया इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे पेयरिंग हो गई। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G4 एंड EG0। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Why is this कलरलेस जबकि ये ग्रीन होता है? वही इलेक्ट्रॉन का चक्कर बाबू भैया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसने क्या कर दी होगी? पेयरिंग कर दी होगी। अगर इसने पेयरिंग कर दी तो यहाँ पे विच मीन्स कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो भाई डी ट्रांजिशन कैसे होगा? और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कलरलेस कंपाउंड वो रहेगा। जबकि यहाँ पे मैंने कहा दिस इज अ वीक लिगेंड, क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो इसने पेयरिंग नहीं करी, तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जा सकता है ऊपर। अगर वो आसानी से जा सकता है तो डी ट्रांजिशन दिखाएगा तो कलर भी दिखाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज सेशन, फॉर दिस राइट हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन। बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? हमने कहा H2O तो एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है जी, तो ये वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है तो क्या इसने पेयरिंग करी होगी? नहीं। तो क्या अंदर वाले पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा? sp3d2। इसके पास ऑप्शन नहीं है ना कि अंदर वाले को पार्टिसिपेट करा सके, क्योंकि पेयरिंग तो ये कर नहीं पाया, तो बाहर वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर,
अब हमने कहा भाई पेयरिंग तो कर नहीं पाया, तो यानी कि अनपेयर्ड खुले बैठे होंगे। अगर अनपेयर्ड हैं हमारे पास तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये दिखाएगा। स्पिन का बताओ, ऑब्वियसली दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, इसने पेयरिंग कर दी होती, तो उस केस में हम कहते लो स्पिन है, पर इसने पेयरिंग तो नहीं करी। ठीक है, लास्ट है विच विल नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। तो H2O होता है, NH3 होता है, CO होता है, ये मीथेन, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि एक लिगेंड है, सो दिस इज नॉट अ लिगेंड, बाकी सारे हमारे पास लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो देखो हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं एंड ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी वेयर हाउस 2.0 इज द नेम। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो चाहिए है तुम लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेजरली मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सबके लिए वीडियोस इंडिविजुअली डाल दी हैं। चैप्टर के वन शॉट्स तो ऑलरेडी चैनल पे डले हैं, बायोमोलिक्यूल्स रह गया है, मैं डाल दूंगी उसको, मुझे पता है। ठीक है, सो दैट इज इट यार। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लो, क्योंकि CUET की भी प्रिपरेशन इस चैनल पे हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं।